हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस प्रश्नों को हम लोग इस तरह देखेंगे कि इनसे बनने वाले बहुत सारे भी प्रश्न बने और सभी प्रश्न आसानी से आपको समझ में आए। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रश्न में यह पूछा गया है, सवाल में यह पूछा गया है कि कौन सी जो चीज़ है वो कुदरत की वजह से नहीं होती है। इसमें से चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुदरत यानी भगवान की वजह से नहीं होती है बल्कि इंसानों की वजह से होती है। तो देखिए, सुनामी जो होती है ये भी कुदरत की वजह से होती है। सुनामी क्या होती है? तो आपको पता होगा कि समुद्र में आने वाली बड़ी लहरें होती है जो कि किससे उत्पन्न होती है? तो समुद्र में भूकंप और ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो इससे उत्पन्न होती है सुनामी। ठीक है, तो सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। और बाढ़ क्या है? जब नदी या समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आसपास के इलाके डूब जाते हैं, उसी को बाढ़ कहा जाता है और ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। हिम स्खलन, हिम स्खलन आपको पता होगा कि जब पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, जब पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा गिरती है तो उसे हिम स्खलन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि सुनामी भी एक कुदरत के द्वारा होने वाली घटना है, बाढ़ भी और हिम स्खलन भी, यानी ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। और प्रश्न पूछा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि वह कौन सा ऐसा आपदा है जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपको पता होगा कि आतंकवाद जो है यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि इंसानों के द्वारा किया जाने वाला एक हिंसक गतिविधि है। आतंकवाद यानी मानव के द्वारा किया जाने वाला यह एक हिंसक गतिविधि है, आतंकवाद। तो समझ में आपको आ चुका होगा कि इस प्रश्न का जवाब होगा आतंकवाद। और इसके साथ ही साथ हम लोग इन चारों के बारे में भी अच्छे से जान लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को बनाने में बहुत अधिक मदद मिलेगा। ठीक है, और ये आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठें और जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको लिखते चलें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोयले के जो है चार प्रकार हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि कोयले कितने प्रकार हैं तो बताना है चार। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट बताना है। चौथा पीट बताना है। और इस कार्बन के आधार पर ये कोयले का प्रकार है। कोयले चार प्रकार के होते हैं। कार्बन या शुद्धता के आधार पर कोयले चार प्रकार के होते हैं। कोयला को काला हीरा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि कोयला को काला हीरा कहा जाता है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है। अब चलिए, यहाँ से और दो तीन प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान से समझ लेना है और कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो ये सारे प्रश्नों को लिख भी लेना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिखना है, जैसे कि दो दो का प्रश्न आप लिख दीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पॉइंट डाल डालकर स्टार मार मार कर सारे इससे बनने वाले प्रश्नों को नीचे लिख लीजिएगा। चलिए, हम कुछ बातों को बताते हैं, उसको ध्यान रखना है। देखिए, एंथ्रासाइट जो कोयला का किस्म है ये सबसे अच्छा किस्म का कोयला है। एंथ्रासाइट ये सबसे ज़्यादा ऊष्मा देता है। ठीक है, और ये सबसे कम धुआं छोड़ता है, सबसे कम धुआं भी छोड़ता है। ये ध्यान रखना है कि सबसे कम धुआं छोड़ता है और सबसे ज़्यादा ऊष्मा देता है, ध्यान रखना है। और कार्बन की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है, कार्बन की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। और ये जो है सबसे शुद्धतम कोयले का प्रकार है। और सबसे घटिया कोयला जो होता है पीट होता है, सबसे घटिया कोयला पीट होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और ये जलता है तो धुआं अधिक छोड़ता है, ऊष्मा कम देता है। ये ऊष्मा अधिक देता है और ये ऊष्मा कम देता है, गर्मी कम देता है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोयला का याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड के झड़िया में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड के झड़िया में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु के नवेली, लिग्नाइट कोयला के लिए तमिलनाडु का नवेली प्रसिद्ध है। यहाँ से भी प्रश्न करके आता है तो आपको याद रखना है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, सबसे आवश्यक है। तो मजबूत जनमत, निरक्षर निरक्षक नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड या नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा, यहाँ प्रश्न यह पूछा गया है, आपको पहले प्रश्न पर ध्यान देना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो मजबूत जनमत। मजबूत जनमत का मतलब यह होता है कि देश के ज़्यादातर लोग, मजबूत जनमत का मतलब लिख लीजिएगा कॉपी में, कि मजबूत जनमत का मतलब यह होता है कि देश के ज़्यादातर लोग अपनी सरकार के फैसले से सहमत हो। मजबूत जनमत का मतलब होता है कि देश के अधिकतर लोग जो है अपनी सरकार की जो है फैसले से सहमत हो और सरकार को अपना समर्थन दे, उसी को मजबूत जनमत कहा जाता है। फिर से सुनिए, मजबूत जनमत का मतलब होता है कि देश के ज़्यादातर लोग अपनी सरकार के फैसलों से सहमत हो और सरकार को अपना समर्थन दे, तो उसे मजबूत जनमत कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए, निरक्षक निरक्षर नागरिक। निरक्षक नागरिक का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब है कि देश के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस तरह के लोग को निरक्षक नागरिक कहा जाता है, निरक्षर नागरिक कहा जाता है। अब देखिए, एक और नीचे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, मजबूत सेंसर बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, मजबूत सेंसर बोर्ड का मतलब होता है कि सरकार के पास ऐसी समिति हो, सरकार के पास ऐसी समिति हो, ठीक है, समिति हो जो यह तय करे कि कौन सी खबरें, ऐसी समिति हो कि जो यह तय करे कि कौन सी खबरें या विचार लोगों तक पहुंच सकता है, कौन सी खबरें या विचार लोगों तक पहुंच सकता है और कौन से नहीं। ऐसी एजेंसी सरकार के पास हो, तो इसका मतलब मजबूत सेंसर बोर्ड का मतलब यही होता है कि सरकार के पास ऐसा समिति हो जो यह तय करे कि कौन सी खबरें या विचार लोगों तक पहुंच सके और कौन सा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मजबूत सेंसर बोर्ड का काम होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला नियंत्रित मीडिया और प्रेस। नियंत्रित मीडिया और प्रेस, इसका मतलब यह होता है कि सरकार मीडिया और अखबारों को नियंत्रित करती है और वे केवल वही खबरें छापते हैं जो सरकार चाहती है। तो नियंत्रित मीडिया और प्रेस का मतलब यही होता है। क्या होता है कि सरकार मीडिया और अखबार को नियंत्रित करती है और केवल वो लोग वही खबरें छापते हैं जो सरकार चाहती है। फ्रेंड्स, ये आशा करते हैं कि सारा यह जो प्रश्न है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। ऑप्शन ए जो दिया है, इसमें दिया है तटीय क्षेत्र। और ध्यान रखना है कि सुनामी उत्पन्न कहाँ होती है, तो ये आपको बताना है समुद्र। फिर से सुनिए, कहाँ बताना है? समुद्र। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि सुनामी किस स्थान पर आती है, आती पूछा है कि किस स्थान पर आती है, सुनामी किस स्थान पर आती है, तो इसका राइट आंसर होगा तटीय क्षेत्र। सुनामी एक विशाल समुद्री लहर होती है जो समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है या भूगर्भीय कोई घटनाएं उत्पन्न होती है, तो बड़ी बड़ी लहरें जो है तट की ओर बढ़ती है और यह अपनी ऊंचाई और ताकत बढ़ा लेती है और तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो सुनामी किस स्थान पर आती है, तो तटवर्ती क्षेत्रों में आती है। और कहाँ उत्पन्न होती है, तो समुद्र में उत्पन्न होती है, याद रखना है। और आपको पता होगा कि आसमान में सुनामी तो नहीं आती है, समुद्र में। देखिए, सुनामी समुद्र में उत्पन्न होती है लेकिन तट पर आकर ही विनाशकारी होती है, ध्यान रखना है। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होती है लेकिन तट पर आकर ही विनाशकारी होती है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ध्यान से सुनिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो चलिए इसको जानने से पहले हम आपको बताते हैं
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। उसके बाद अपने आप इससे बनने वाले प्रश्नों को बना लीजिएगा। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय एक व्यवस्था है, ठीक है, जो कि गाँव मतलब कि ग्रामीण प्रणाली जो है इससे संबंधित है। यह 3 स्तरों पर काम करती है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में कितने स्तरों पर काम करती है? 3 स्तरों पर काम करती है, ये याद रखना है। और त्रिस्तरीय पंचायतों का जो वकालत है बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, ये भी याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों की वकालत की थी, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो देखिए 3 स्तर पर काम करती है। तो पहला हम लोग देखते हैं ग्राम स्तर पर। ध्यान से समझना है सबके बारे में और सबके बारे में लिखते भी चलना है। ग्राम स्तर जो होता है यह सबसे निचला स्तर होता है जिसमें ग्राम पंचायतें शामिल होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल होता है। अब देखिए, जो इसका बीच वाला इलाका है, जिसे मध्यवर्ती स्तर जो है, मध्यवर्ती जो स्तर है, इसमें ब्लॉक स्तर या पंचायत समिति स्तर भी इसे कहा जाता है। मध्यवर्ती जो स्तर होता है इसे ब्लॉक स्तर कहा जाता है। ब्लॉक स्तर या पंचायत समिति स्तर भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? पंचायत समिति स्तर भी कहा जाता है। तो प्रश्न में यही पूछा था कि देखिए, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, यानी ब्लॉक स्तर जो है ये, या पंचायत समिति जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। अब देखिए, जिला स्तर एक होता है, जिला स्तर 3 हम लोग 2 देख लिए हैं, अब तीसरा देख लीजिए जिला स्तर। जिला स्तर जो होता है यह सबसे ऊपरी स्तर होता है जिसमें जिला परिषद शामिल होते हैं। जिला स्तर यह सबसे ऊपरी स्तर होता है जिसमें जिला परिषद शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना है। फिर से सुनिए, आसानी से फिर तीनों के बारे में बताते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत में 3 स्तरों पर काम करती है। एक ग्राम स्तर पर, ठीक है, दूसरा मध्यवर्ती स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो काम करती है यह सबसे निचला स्तर होता है जिसमें ग्राम पंचायत आता है, ठीक है, ग्राम स्तर पर लिख लीजिएगा। मध्यवर्ती जो स्तर है इसमें ब्लॉक स्तर या पंचायत समिति स्तर भी इसे कहा जाता है। तो मध्यवर्ती स्तर में ब्लॉक स्तर आता है और पंचायत समिति आता है, ध्यान रखना है, ब्लॉक आता है और पंचायत समिति। जिला स्तर में ध्यान रखना है कि यह सबसे ऊपरी स्तर है जिसमें जिला परिषद शामिल किए जाते हैं, जिला परिषद शामिल किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ प्रश्न जो पूछा था वो उसको भी फिर से आपको बता देते हैं कि प्रश्न पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो मध्यवर्ती में बताए हैं ब्लॉक स्तर और पंचायत समिति। तो यानी ब्लॉक और ब्लॉक या पंचायत समिति ही आता है। तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर है, ग्राम स्तर, जिला स्तर और प्रखंड स्तर, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा 2-3 बातों को और याद रखिए। पंचायत समिति का थोड़ा कार्य देख लीजिए, जो ब्लॉक का जो है वो कार्य क्या होता है। तो ब्लॉक का जो कार्य होता है वो ग्राम पंचायतों के कार्यों को समन्वय करना, जो पंचायत में जो काम होता है उसके साथ तालमेल बनाना और उसके साथ काम करना। फिर दूसरा, ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों को लागू करना। और दूसरा काम क्या होता है कि जो ब्लॉक स्तर पर जो विकास कार्यक्रम है उसको लागू करना, ठीक है। और तीसरा, जिला परिषद को रिपोर्ट करना। और तीसरा काम क्या होता है? जिला परिषद को रिपोर्ट करना। चलिए हम फिर से तीनों कामों को बताते हैं, अच्छे से लिख लीजिए। पहला काम लिख लेना है कि ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय करना। दूसरा लिख लेना है कि ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों को लागू करना। और तीसरा लिख लेना है जिला परिषद को रिपोर्ट करना। ये पंचायत समिति का कार्य होता है, इसमें ब्लॉक आता है, ध्यान रखना है, मतलब पंचायत समिति को ब्लॉक ही कहा जाता है। ये मध्यवर्ती स्तर के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन है उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या उष्ण शुष्क। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि चावल उष्णकटिबंधीय, चावल उष्णकटिबंधीय, चावल उष्णकटिबंधीय,
उपोष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाला एक पौधा है। ठीक है, एक क्या है, एक पौधा है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। इसका मतलब यह होता है कि चावल को उगने के लिए गर्म और नम मौसम की जरूरत पड़ती है। यानी गर्म और नम, यानी उष्ण मतलब गर्म और उपोष्ण मतलब नम, तो गर्म और नम मौसम की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से आप उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए उष्ण जो है यहाँ पे, उष्ण यह बहुत गर्म मौसम को दर्शाता है। चावल को उगने के लिए गर्म मौसम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यह बहुत गर्म होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। शीतोष्ण, अब देखिए यह ठंडे मौसम को दर्शाता है और चावल ठंडे मौसम में नहीं उगता है, ये भी ध्यान रखना है। शीतोष्ण जो है यह ठंडे मौसम को दर्शाता है और चावल ठंडे मौसम में नहीं उगता है। उष्ण आर्द्र, यह गर्म और नम मौसम दर्शाता है और चावल के लिए सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो उष्ण और आर्द्र होता है। उष्ण शुष्क, यह गर्म और शुष्क मौसम को दर्शाता है जो चावल को उगने के लिए नमी की जरूरत होती है, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रण जो है चीन में आरंभ हुआ। ठीक है, कहाँ आरंभ हुआ, चीन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष डैश होता है। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक समाप्त होती है। यह दुनिया के अधिकांश देशों की वित्तीय वर्ष से अलग है। भारत की जो वित्तीय वर्ष है दुनिया की अधिकांश देशों की वित्तीय वर्ष से अलग है। जहां आमतौर पर दुनिया में जो होता है, जहां आमतौर पर जो होता है कैलेंडर वर्ष को वित्तीय वर्ष माना जाता है। दुनिया में जो आमतौर पर जो एक कैलेंडर वर्ष है इसी को वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाता है। लेकिन भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को जो है एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। अब आपको ध्यान देना है, इसका कारण क्या है कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही क्यों इसे वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाता है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश कृषि जो गतिविधियां होता है वो मानसून पर निर्भर करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्य करती है और अधिकांश कृषि गतिविधियां मानसून पर निर्भर करती है। और मानसून आमतौर पर जून के महीने में शुरू होता है। इसलिए सरकार को कृषि उत्पादन और आय और खर्च का सही आकलन करने के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत मानसून के बाद की जाती है। ठीक है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत मानसून के बाद की जाती है, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जाती है। इससे सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन यानी बांटने और अन्य नीति निर्णय लेने में आसानी होती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस कारण हम लोग क्या किए हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत के वित्तीय वर्ष के रूप में माने हैं, ये याद रखना है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत आया। तो देखिए साइमन कमीशन क्या था पहले। तो साइमन कमीशन एक ब्रिटिश संसदीय आयोग था, मतलब कि कुछ लोगों का एक समूह था, उसका नाम कुछ था, जिस नाम साइमन था, साइमन कमीशन, जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए भेजा गया था इंग्लैंड से। ठीक है, इस आयोग का नाम जो है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर पड़ा था। इस आयोग का यानी इस कमीशन का नाम सर जॉन साइमन के नाम पर पड़ा था। ठीक है, अब देखिए साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। कब हुआ था, 1927 में। लेकिन भारत कब आया ये प्रश्न पूछा है, तो भारत कब आया, 1928 में। अब ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन जो है ये इसको भारत आने पर भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसे साइमन वापस जाओ के भी नारे लगाए। ठीक है,
साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका भारतीयों ने विरोध भी किया और साइमन वापस जाओ का नारा भी लगाए। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद साइमन कमीशन लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही हुई थी, ध्यान रखना है। जो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी वो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है। तो आपको पता होगा कि कागज़ के जो नोट है आधुनिक मुद्रा के रूप है, यानी वर्तमान समय में रुपए पैसा का एक रूप है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि भारत में कागज़ मुद्रा जो है आरबीआई जारी करती है। भारतीय रिजर्व जो बैंक है वो भारत में पत्र मुद्रा निर्गत करती है, ध्यान रखना है। और आरबीआई का स्थापना पूछा जाए तो 1935 याद रखना है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 याद रखना है। और बैंकों का बैंक पूछा जाए तो आरबीआई को कहा जाता है। और भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करती है, तो आरबीआई करती है, ये भी ध्यान रखना है। और बैंकों से रेपो रेट जो लेती है वो कौन लेती है, तो आरबीआई लेती है, ये ध्यान रखना है। और आरबीआई का जो मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली है, ये याद रखना है। ठीक है, और ये क्या करती है, भारत में पत्र मुद्रा जारी करती है। भारत में सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए राज्य की विशेषता जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। जनसंख्या क्या है, तो एक राज्य में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। सरकार क्या होता है, तो राज्य का शासन चलाने के लिए एक संगठित ढांचा होता है जिसे सरकार कहते हैं। राज्य का शासन चलाने के लिए एक संगठित जो ढांचा होता है उसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। और जनसंख्या क्या होता है, तो एक राज्य में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या वो जनसंख्या कहलाती है। अब आपको ध्यान देना है कि संप्रभुता राज्य की विशेषता नहीं है, यह किसी देश की विशेषता संप्रभुता है। राज्य का देखिए देश का स्वतंत्र रूप से अपने मामलों का फैसला करने का अधिकार होता है, जिसे संप्रभुता कहते हैं। और आपको ध्यान देना है कि संप्रभुता वाले देश की पहचान क्या होती है। तो देखिए संप्रभुता वाले देश की पहचान यह है कि यह जो देश है किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होता है या अन्य देश के अधीन नहीं होता है। संप्रभुता वाले जो देश होते हैं वो किसी भी देश के अधीन नहीं होते हैं। दूसरा, ये जो देश होते हैं संप्रभुता वाले देश, ये अपने आंतरिक मामले का स्वयं निर्णय लेते हैं। अपने देश के अंदर के जो मामले होते हैं उनका स्वयं निर्णय लेते हैं। और और देश के भीतर कोई भी शक्ति मतलब देश से अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। देश के भीतर संप्रभुता वाले देशों में देश के भीतर कोई भी शक्ति जो होता है देश से अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि राज्य की विशेषता संप्रभुता नहीं है। जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन संप्रभु नहीं है, ये ध्यान रखना है। भारत एक संप्रभु देश है, लेकिन राज्य जो है भारत का वो संप्रभु नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। मतलब कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है। तो आपको पहला बात समझिए, वो देश जो है विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। चलिए हम इस सब के बारे में एक बार समझा देते हैं, उसके बाद अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। देखिए अविकसित का एक साधारण सा आपको मतलब बता देते हैं कि अविकसित का मतलब होता है कि देश बहुत गरीब है और वहाँ लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं जैसे कि साफ पानी, बिजली, शिक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब नहीं होती है। और विकसित का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि देश बहुत अमीर है। विकसित का मतलब क्या होता है, देश बहुत अमीर है जहाँ वहाँ के लोगों के पास अच्छी नौकरियाँ है, अच्छी जीवन शैली है और सभी तरह की सुविधाएं हैं, उसे विकसित माना जाता है। ये एक साधारण सा पैमाना है। ठीक है, और अर्ध विकसित देश क्या है, तो इसका मतलब यह होता है कि देश विकसित और विकासशील अविकसित दोनों के बीच में है। यहाँ कुछ लोग के पास अच्छी ज़िंदगी है और कुछ लोगों के पास नहीं है अर्ध विकसित देशों में। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसी
को विकसित देश कहा जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसी को विकसित देश कहा जाता है। अ, इसका मतलब यह है कि उस देश में लोगों के जो आय हैं वो ज़्यादा होती है और देश के विकास में गति, मतलब कि देश में विकास की गति तेज होती है इन विकसित वाले देशों में। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक साधारण सा सब एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। अगर हम सभी देश को बच्चों की तरह समझें, सभी देश को किसकी तरह समझें, बच्चों की तरह समझें, तो विकसित देश वह बच्चा है, विकसित देश वह बच्चा है जिसके पास खिलौने और मिठाइयाँ अधिक है, खिलौने और मिठाइयाँ अधिक है। फिर से सुनिए, अगर हम सभी देशों को बच्चे की तरह समझें तो विकसित देश वह बच्चा है जिसके पास ज़्यादा खिलौने और मिठाइयाँ हैं। ठीक है, और एक बात सुनिए, हम तो बताए नहीं, इसको ध्यान रखना है कि अमेरिका, अमेरिका यानी कि यूएसए, जापान और जर्मनी यह विकसित देश के उदाहरण हैं। यूएसए, जापान, जर्मनी यह विकसित देश के उदाहरण हैं, ये याद रखना है। और एक बात अभी हम जिससे ऊपर बताएं कि विकसित, अविकसित और अर्धविकसित क्या है, लेकिन ध्यान रखना है कि वास्तविकता में एक देश को विकसित या अविकसित घोषित करने के लिए कई कारक होते हैं, कई और कारक होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, और वो साधारण सा हम इसका मतलब बताए थे। तो अलग अलग देशों में विकसित और अविकसित का अलग अलग पैमाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा मुद्रा का एक रूप नहीं है। तो मुद्रा का सबसे प्रचलित जो रूप है वो मुद्रा ही है, और ड्राफ्ट भी है। जामा इसका जो है नहीं है, आधुनिक रूप नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ड्राफ्ट जो है इसका आधुनिक रूप नहीं है, जमा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर। देखिए, मार्टिन लूथर जो थे ये प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आपको पता होगा ईसाई जो संप्रदाय है ये दो भागों में बटा है, एक प्रोटेस्ट और दूसरा कैथोलिक। कैथोलिक इसे कट्टर ईसाई कहा जाता है, प्रोटेस्ट इसमें सुधारवादी लोग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था? मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर के द्वारा ही 95 स्थापनाएं लिखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान ये भी रखना है और आगे कि यह जो थे धार्मिक ग्रंथों और भाषणों के लिए जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में आपको याद रखना है, बहुत सारे प्रश्न इनसे। हालांकि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जैसी महत्वपूर्ण रचना इनके द्वारा किया गया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे और इनसे याद रखना है कि इनके द्वारा दास कैपिटल पुस्तक की रचना किया गया है और साम्यवादी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी घोषणा इनके द्वारा किया गया है। साम्यवादी घोषणा पत्र का भी प्रकाशन इनके द्वारा किया गया है। तो ये सारे कुछ प्रश्न हैं जो इनसे याद रखना है। दास कैपिटल का प्रकाशन ये 1867 में किए थे और साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 में किए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिए, मार्टिन लूथर जो किंग है इसके भी बारे में सुन लीजिए कि यह एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक और आधिकारिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अहिंसक विरोध के माध्यम से नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। मार्टिन लूथर किंग ये एंग्लो अफ्रीकन नागरिक थे जिन्होंने बिना हिंसा किए विरोध के माध्यम से ये नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि यह एक भारतीय कवि हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं और इन्हें प्रथम मतलब इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये ध्यान भी रखना है, और प्रथम नोबेल पुरस्कार भी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा, राइट आंसर जो होगा मार्टिन लूथर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो देखिए, ध्यान देना है यहाँ पर यह बात कि गुटेनबर्ग नाम की जो व्यक्ति था वो पहले ये पूछा यही गया है कि गुटेनबर्ग नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किया था। तो आपको ध्यान देना है कि बाइबल का दिया था, बाइबल गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल की छपाई की थी। ठीक है, और गुटेनबर्ग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किताब छापने का एक नया तरीका निकाला था और उन्होंने सबसे पहले बाइबल की किताब छापा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये भी दो तीन चीज़ें देख लीजिए। जो कुरान है ये इस्लाम धर्म की पवित्र किताब है कुरान। हदीस है तो हदीस जो है ये इस्लाम धर्म के पैगंबर
हदीस जो है इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद के कथन और उनके कार्यों का संग्रह है। हदीस क्या है? तो इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद के कथन है इसमें और उनके कार्यों का संग्रह है। बाइबल आप लोग जानते हैं यह ईसाई धर्म का पवित्र किताब है और गीता आप लोग जानते हैं कि यह हिंदू धर्म का पवित्र एक ग्रंथ है गीता। ठीक है, ये सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये सारी चीज़ लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है कि इस अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्थापना। और इस सभा का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। ये ध्यान रखना है किस अधिवेशन में इसका गठन किया गया था। तो लखनऊ अधिवेशन में इस सभा का गठन किया गया था, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य भी आप लिख लीजिएगा, ऐसे बोल देते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि किसानों की समस्याओं को उठाना और उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन से 2-3 प्रश्न याद रखना है कि 11 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में इसकी स्थापना किया गया था। किस अधिवेशन में फ्रेंड्स? तो लखनऊ अधिवेशन में। इसकी उद्देश्य क्या था? तो किसानों की समस्याओं को उठाना और उसके हितों की रक्षा करना था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। तो देखिए परिवहन का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार होता है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो जल परिवहन जो है सबसे सस्ता है और पर्यावरणीय अनुकूल भी है। जल परिवहन जो होता है इसको दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है कि आंतरिक जलमार्ग होता है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्ग होता है इसमें जो है होता है वो इसमें जो होता है इसके अंतर्गत समुद्र आता है और आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत नदियाँ, तालाब, झीलें ये सब आती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से अभी देखिए और भी 2-3 प्रश्न बनता है, उसे ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो होता है तटवर्ती इलाकों में जो स्थित है 12 बड़े बंदरगाह, इन बंदरगाहों से होता है। ठीक है, और 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत जो है अपना 95% जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग के द्वारा करता है और इसे 70% क्या करता है? आय अर्जित करता है। 95% व्यापार करता है, विदेशी व्यापार का, कुल विदेशी व्यापार का 95% व्यापार केवल समुद्री मार्ग द्वारा होता है और उससे 70% आय की प्राप्ति होती है। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपको याद रखना है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या है ये भी लघुत्तरीय में प्रश्न आता है। तो कहिएगा कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को, या ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर, देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें इधर भागफल मिलेगा, जो भागफल मिलता है कटाने के बाद जो भागफल हमें मिलता है उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो कहिएगा कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है भारत में बिहार में और सबसे अधिक है गोवा में। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि हॉलमार्क किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? लोगों के रूप में। तो वो जो है सोने के आभूषण को प्रमाणित करने के लिए हम लोग हॉलमार्क उस पर दुकानदार मतलब कि कंपनी वाले लगाते हैं, जिससे सोने के आभूषण की प्रामाणिकता पता चलता है कि कितना शुद्ध है। ठीक है, और ये ध्यान देना है, एक और आपको याद रखना है, ISO सर्टिफिकेशन जो होता है, देखते होंगे बहुत सारे उत्पादों पर लिखा रहता है ISO। ठीक है, तो ISO सर्टिफिकेशन एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो किसी संगठन या उत्पाद की गुणवत्ता या प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है। फिर से सुनिए कि ISO सर्टिफिकेशन एक अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक है, इसको
माना गया है और जो किसी संगठन या उत्पाद की गुणवत्ता को दर्शाता है। और ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का मतलब है कि संगठन या उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वीकार कर लिया गया है। जिस पर ISO लगा रहता है, इसका मतलब यह होता है कि वो जो उत्पाद है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है, उसकी गुणवत्ता और मानक को आंक लिया गया है, यानी कि माप लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और यह दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे बचाने के लिए मनाया जाता है, यह दिन 5 जून को। ठीक है, और 2-3 बातों को आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो फैसला है वो ये जो है UN ने किया था, UN के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1972 में। 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किया गया था UN के द्वारा कि हर साल पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा 5 जून को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस दिन विभिन्न कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं 5 जून को। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि आप 100 वीडियो करने से अच्छा है कि एक वीडियो को अच्छे से कर लीजिए और इस वीडियो में जितने भी चीज़ें बताए हैं उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।